Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the president. प्रेजिडेंट को आर्टिकल डील करते हैं आर्टिकल नंबर 41 टू आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973. लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल नंबर 41. आर्टिकल 41 एक्सप्लेन करता है प्रेजिडेंट को कि प्रेजिडेंट होता कौन है. एज़ वी नो कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि 18th अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें प्रेसिडेंट से पावर लेकर प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई थी, प्रेसिडेंट की पावर्स कम कर दी गई थी. तो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट शिफ्ट हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है कि इसमें एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो अब यहाँ पर हमने बात करनी है प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट जो होता है ना वो होता है हेड ऑफ स्टेट. तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर. हमने आज डिस्कस करना है प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट और इसने क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना होता है यूनिटी ऑफ रिपब्लिक. तो जब 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर्स नहीं रही जो उसके पास पहले होती थी. तो अब ये जो इसका ओहदा है ये एक नाम नेहाद ओहदा बन चुका है. इसके पास कोई इतनी पावर्स नहीं है. अब ये थी क्लॉज 1. अब हम आते हैं क्लॉज 2 की तरफ, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. किस चीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि एक पर्सन ने प्रेसिडेंट बनना है, एक कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, तो उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए. तो सबसे पहले है मुस्लिम, कि जो कैंडिडेट होगा उसका मुसलमान होना ज़रूरी है. अब मुसलमान की डेफिनेशन क्या है कि एक तो वो अल्लाह ताला को मानता हो, ठीक है, उसके बाद ख़त्म नबूवत पर उसका ईमान हो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, वो होगा मुसलमान. तो इसके लिए सबसे पहले तो मुसलमान होना ज़रूरी है कैंडिडेट का. सेकंड है नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, कि वो 45 साल से कम उम्र का ना हो. थर्ड वन है क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड, कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के काबिल हो, क्वालिफाइड हो उसके लिए. बेशक वो एमएनए हो या ना हो, लेकिन वो क्वालिफाइड हो कि वो एमएनए बन सकता है. तो अगर वो क्वालिफाइड होगा नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, तो इट्स मीन कि वो क्वालिफाइड है प्रेसिडेंट बनने के लिए भी. क्लॉज 3 पे आ जाते हैं. क्लॉज 3 में क्या है? इलेक्शन. अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट कैसे किया जाता है. तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट होकर आता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होकर आएगा. इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस. बोथ हाउसेस क्या? अब पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, एक नेशनल असेंबली और दूसरा सेनेट, मतलब मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस भी इसको इलेक्ट करेंगे. सेकंड, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली. प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं, हर प्रोविंस की अपनी अलग प्रोविंशियल असेंबली होती है. तो टोटल प्रोविंशियल असेंबलीज कितनी हो गई? 4 हो गई. तो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर और दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के मेंबर्स जो हैं वो मिल जाते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. तो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को. ये था क्लॉज 3. अब आ जाते हैं क्लॉज 4 पे. नॉट अर्लियर देन 60 डेज एंड नॉट लेटर देन 30 डेज बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाली होगी बिफोर एक्सपायरेशन, ठीक है ना. तो जब आपने नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस करवाने हैं तो वो उसका टाइम पीरियड क्या होगा?
तो उसका टाइम पीरियड है कि आपने बिफोर एक्सपायरेशन, एक्सपायरी से 60 दिन पहले नहीं, ठीक है, और एक्सपायरी से 30 डेज़ के, एक्सपायरी के 30 डेज़ के बाद, मतलब ये टाइम पीरियड होना चाहिए कि 60 दिन से पहले नहीं होने चाहिए और 30 डेज़ के बाद नहीं होने चाहिए। ये थी क्लॉज 4। अब आ जाते हैं क्लॉज नंबर 5 पे। क्लॉज 5 जो है वो हमें बताती है वैकेंसी के बारे में, कि जब वेकेंट होगा ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का, तो उसके इलेक्शंस जो हैं वैकेंसी को फिल करने के लिए, इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी, तो वो कैसे होंगे, उसका टाइम पीरियड क्या है। उसका टाइम पीरियड है नॉट लेटर देन 30 डेज़ फ्रॉम द अकरेंस ऑफ वैकेंसी, कि जब वेकेंट होगा, खाली हो जाएगा उसका ऑफिस, तो उसके जो है नॉट लेटर देन, ऑफिस के खाली होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर ही आप इलेक्शंस करवाएंगे वैकेंसी को फिल करने के लिए, नॉट लेटर देन 30 डेज़। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज नंबर 6। इसमें हमने बात करनी है वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, उसके बाद जो वैलिडिटी है उस इलेक्शन की, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि प्रेसिडेंट जो है वो जो है इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ये नहीं हुआ। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, उसके बाद shall not be called in question by any court or authority। कोई भी अदालत या कोई भी अथॉरिटी उन इलेक्शंस पर सवाल नहीं उठा सकती, उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये था आर्टिकल नंबर 41। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 42 को। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 42, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ कहते हैं हलफ उठाने को, कि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ जाएगा तो अपने ऑफिस से पहले, अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले वो क्या करेगा, ओथ लेगा। किस चीज़ का, अबाउट हिज ड्यूटीज़ हिज फंक्शंस, ठीक है, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करेगा, अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करेगा। और ये ओथ जो है वो किसके सामने उठाएगा, किसके सामने ये हलफ उठाएगा, ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर आएगा वो ओथ मतलब हलफ उठाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 43 विच इज़ अबाउट द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, कि अब एक पर्सन जो है, जो कि प्रेसिडेंट बन गया, इलेक्ट होकर आ गया है, तो वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? सबसे पहले, प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड ऑफिस प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसा कोई पर्सन जो कि सिविल या आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि सर्विस कर रहा है पाकिस्तान के लिए, सर्विस में है, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले क्विट करना पड़ेगा उस सर्विस को, उसके बाद वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। सेकेंड क्लॉज इसका है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी, मतलब वो पर्सन जो कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो क्या करेगा, शैल नॉट बी कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कैंडिडेट नहीं होगा। मतलब ना तो वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है, ना वो सेनेट का मेंबर बन सकता है, ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो। लेकिन अगर कोई मेंबर, इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, एक तो ना वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो चारों सूबों की प्रोविंशियल असेंबलीज़ का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो उनके इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट बन सकता है अगर उसने प्रेसिडेंट बनना है तो। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आती है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली या फिर पार्लियामेंट का कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट जो है उस बनने के लिए कैंडिडेट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी, अगर वो बन गया है, इलेक्ट हो गया है एज अ प्रेसिडेंट, कौन बंदा, जो कि पार्लियामेंट या फिर प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, तो उसको अपनी वो सीट छोड़नी पड़ेगी। कौन सी सीट छोड़नी पड़ेगी? जो कि उसकी सीट प्रोविंशियल असेंबली में थी और पार्लियामेंट में थी, वो सीट उसको छोड़नी पड़ेगी, तब ही वो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है उसे होल्ड कर सकता है। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, उन्होंने अपनी सीट जो है वो छोड़ी थी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने अपना ऑफिस जो है वो होल्ड किया था। ये था आर्टिकल नंबर 43। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 44 को।
नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 44 विच इज़ अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आर्टिकल 44 में वो ये बात बताते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कितने अरसे के लिए बन सकते हैं आप, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, अब वो कितने अरसे तक ऑफिस संभालेगा। तो उसकी टर्म है क्लॉज 1 में बताई हुई कि 5 साल के अरसे के लिए आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। एक टर्म प्रेसिडेंट के ऑफिस की 5 ईयर्स होती है। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, मतलब कि 5 ईयर्स जो है 5 ईयर्स गुजर गए, उसकी टर्म की एक्सपायरेशन हो गई, प्रेसिडेंट ने अपने 5 साल गुजार दिए। एक्सेप्शन क्या आ गई कि वो फिर भी कंटिन्यू आफ्टर एक्सपायरेशन अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन ऑफिस। क्या मतलब है इसका कि 5 साल के अरसे के बाद भी वो ऑफिस संभाल सकता है जब तक कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आता, तब तक के लिए वो ऑफिस को संभाल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्लॉज पर। सेकंड क्लॉज कहता है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। एक बार प्रेसिडेंट बन गया है, उसने 5 साल का अरसा गुजार लिया है, वो दोबारा भी इलेक्शंस के में कैंडिडेट बनकर आ सकता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए दोबारा भी वो एलिजिबल है, ठीक है। मतलब एक बार बन गया, दोबारा भी एलिजिबल है। लेकिन अब इसमें क्या एक्सेप्शन है कि बट नॉट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि एक प्रेसिडेंट एक बार बन गया, दोबारा री इलेक्शन जो होंगे, ठीक है, दोबारा भी एलिजिबल है। लेकिन अगर वो 2 बार बन गया तो उससे ज़्यादा वो नहीं बन सकता। बट नॉट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब 5 साल और फिर 5 साल। लेकिन उसके बाद जो है ना 2 टर्म से ज़्यादा, कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 3 पर कि प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन भी कर सकता है। ही में रिज़ाइन मतलब वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन भी कर सकता है। कैसे करेगा? बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, कि वो खुद से एक लेटर लिखेगा, किसको? स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब जो है अगर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे आरिफ अलवी, उन्होंने अगर रिज़ाइन करना हो तो वो क्या करेंगे? वो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को लेटर लिखेंगे अपने हाथ से कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये था आर्टिकल नंबर 44। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 45 पे। आर्टिकल 45 है पावर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन क्या होता है? माफ़ी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को उन्होंने पावर दी हुई है कि वो माफ़ी भी जो है वो किसी को माफ़ भी कर सकता है। किसी भी, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और कोर्ट ने या किसी ट्राइब्यूनल या किसी अथॉरिटी ने उसे कोई भी किसी किस्म की सज़ा दी है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसको पार्डन ग्रांट कर सकता है, मतलब माफ़ कर सकता है, मतलब रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। मतलब वो उसकी जो सज़ा है उसे पूरे तरीके से ख़त्म भी कर सकता है, उसको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल भी कर सकता है, उसको कम्यूट मतलब कम भी कर सकता है उसकी सज़ा को, और मुकम्मल तौर पर उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है। ये उन्होंने पावर दी हुई है किसको? प्रेसिडेंट को। अगर हम इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जुडिशरी की जो पावर है, ठीक है, वो उनसे ली गई है? वैसे तो इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, लेकिन पार्डन ग्रांट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को क्यों दी गई है फिर? तो ये था आर्टिकल नंबर 45. This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.